अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इंडिया फैक्ट न्यूज में प्रेरणादायक कहानियों की। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इंडिया फैक्ट न्यूज में प्रेरणादायक कहानियों की धूम मची हुई है। जैसा कि आप जानते हैं कि महिला दिवस के इस विशेष अभियान के तहत हमें पूरे भारत के कोने कोने से बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन प्राप्त हुए हैं। इन्हीं में से एक प्रेरणादायक रजिस्ट्रेशन छत्तीसगढ़ के भिलाई से प्राप्त हुआ है। डॉक्टर शाहिना बेगम का। एक साधारण मुस्लिम परिवार से आने वाली डॉक्टर शाहिना बेगम ने जीवन में कई कठिन संघर्षों का सामना किया, लेकिन अपनी मेहनत और लगन के बल पर उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की, कई सम्मान अपने नाम किए और साथ ही वकालत की पढ़ाई भी पूरी की। आज वह केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि समाज सेवा में भी सक्रिय है। खासतौर पर वह विधवा महिलाओं की मदद करने और उन्हें रोजगार दिलाने के लिए लगातार काम कर रही है। आइए इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के खास मौके पर सुनते हैं डॉक्टर शाहिना बेगम की प्रेरणादायक कहानी, उनकी ही जुबानी। इंडिया फैक्ट न्यूज के लिए नवेद आजमी की खास रिपोर्ट। दोस्तों नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हो इंडिया फैक्ट न्यूज। जैसे कि आपको पता है, महिला दिवस का ये खास सीरीज चल रहा है। इस पे हम कईयों का रजिस्ट्रेशन कराए थे और हमको यकीन नहीं हो रहा है कि हमारे रजिस्ट्रेशन की खबर छत्तीसगढ़ भिलाई तक पहुंच गई। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसी महिला भिलाई से जुड़ रही है जो समाज सेवी है, पीएचडी कर चुकी हैं, एडवोकेट भी है और भी बहुत सारी खूबी है। हम बात करते हैं डॉक्टर शाहिना मैम से। डॉक्टर शाहिना मैम, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। और आपकी ये बहुत बेहतरीन पहल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम नमस्कार। अस्सलाम। तो शाहिना मैम, आप जैसे कि मैं देख सकता हूँ, आपकी प्रोफाइल अभी देख रहा हूँ, पीएचडी किए हो, सोशल वर्कर हो, एडवोकेट हो। कैसे आप इतनी सारी चीजें एक महिला होकर कर रहे हो? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर शाइना है, जैसे सर ने बताया। और इतनी सारी चीजें करने के पीछे एक छोटी सी स्टोरी है सर। अगर आप परमिशन दे तो फिर मैं बताना चाहूंगी। बिल्कुल परमिशन एक्चुअली है हमारे तरफ से आपको। यस सर, थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली जब मैं पैदा हुई थी तो मैं अपनी मदर की तीसरी बेटी थी। तो जब मुझे लोग देखने आए तो बड़े अफसोस जताते हुए उन्होंने मेरी मम्मा से कहा कि ओफो, फिर से बेटी हो गई। अगर ये बेटा होता तो इसे डॉक्टर, वकील या टीचर बनाते। तो मेरी मम्मी ने कहा उन्हें उस समय कि क्या हुआ, ये बेटी है तो अगर इसे अच्छे से पढ़ाओगे तो ये भी वो बन सकती है जो एक बेटा बने। तो जब मेरी मम्मी ने ये बात मुझे पहली बार शेयर की थी, तभी से मैंने ठान लिया था कि मुझे खुद को प्रूव करके दिखाना है और अपनी मम्मी की उस समय की कही हुई बात को सही साबित करना है। तो बस एक जुनून था सर कि मुझे एक डॉक्टर भी बनना है, वकील भी बनना है और टीचर भी बनना है। तो इतनी सारी चीजें आपको बनना था तो चुनौतियां भी बहुत आई होगी। बिल्कुल सर, बिना चुनौतियों के तो कुछ सब कुछ हासिल हो ही नहीं सकता, वो तो पॉसिबल है ही नहीं। और हम महिलाओं के लिए तो और भी ज्यादा चैलेंजिंग ही रहता है सर। तो चुनौतियां तो बिल्कुल लाइफ का एक पार्ट है, पार्ट ऑफ लाइफ बोलते हैं। और आर्ट ऑफ लाइफ वो है कि चुनौतियों का सामना करके आगे बढ़ जाना। तो साहिन मैम, जैसे कि आप बता रहे हैं आपको चुनौतियां का सामना करना पड़ा, तो हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे किस तरह की चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा। एक्चुअली सर, मैं जिस घर से बिलोंग करती हूँ तो हमारी इकोनॉमिकली कंडीशन काफी वीक थी सर। तो ओके। इतनी वीक थी कि मेरी स्कूलिंग मतलब स्कूल की शिक्षा भी कंप्लीट हो पाए ये भी पॉसिबल नहीं था। तो मैंने फिर सोचा कि मैं पढ़ना चाहती थी क्योंकि वो मेरी शुरू से हॉबी रही। तो इसलिए मैंने बच्चों को ट्यूशन क्लास देना स्टार्ट किया ताकि मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू कर पाऊं और घर की इकोनॉमिकली कंडीशन में भी सपोर्ट कर पाऊं। जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी सर, तब से मैंने ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट कर दिए थे। तो ट्यूशन क्लासेस ये स्टार्ट कर दिए थे, मतलब पढ़ना या पढ़ाना?
पढ़ाना सर, ओ, पढ़ना भी और पढ़ाना भी, क्योंकि अगर मैं नहीं करती तो मेरी स्कूल की फीस पे नहीं होती और मुझे वहां पढ़ाई अपनी एंड करनी पड़ती। और क्योंकि सर मैं गांव से बिलोंग करती थी, तो गांव में जो है आगे लड़कियों प्रोफेशनल जो चीजें होती है आगे उच्च शिक्षा होती है ना, वो जल्दी से लड़कियों को देने में कतराते हैं लोग इस, और हमारी कम्युनिटी में तो खास तौर पे, इसलिए 12th तक ही पढ़ना है मुझे ये भी तय था, क्योंकि घर में पहले से बोल दिए थे कि आफ्टर 12th आपको पढ़ने इसलिए नहीं दिया जाएगा क्योंकि ये वहाँ को एजुकेशन था सर, गर्ल्स कॉलेज नहीं था। और ये भी बोला गया था अगर आपके 12th करे तक अगर गर्ल्स कॉलेज आ जाता है तो फिर आपको हम कंटिन्यू कराएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मैं पढ़ना चाहती थी तो मैंने अपने पेरेंट्स अपने अब्बू जी से काफी रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने मुझे एक शर्त में डाला, बोले कि अगर तू 12th में ना फर्स्ट आती है अपनी क्लास में, डिवीजन नहीं क्लास में फर्स्ट आती है, तो फिर पढ़ने का आपको मौका देंगे। तो ऐसा था कि शायद मुझे यहाँ तक पहुंचना था, तो मैंने क्लास में अपने टॉप किया 12th में। तो फिर उनको अब वादा कर चुके थे तो मुझे कॉलेज आगे पढ़ने का मौका मिला और मैं पढ़ाई की। लेकिन सर होता ये है कि जब हम गांव में होते हैं तो गांव और शहर में बहुत ज्यादा फर्क होता है। वहाँ जो है बहुत सारी चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ता है और हर चीज इजीली मुहैया नहीं होती है। वहाँ छोटी छोटी चीजों के लिए काफी सफर करना पड़ता है, शिक्षा, बिजली, चिकित्सा, सारी चीजों में प्रॉब्लम होती है सर। तो ये था कि हम लोग शहर शिफ्ट हुए, जब शहर में शिफ्ट हुए तो फिर मैंने प्रोफेशनल कोर्सेस यहाँ से की और अभी यहाँ तक पहुंची सर। तो मैम आप जैसे बता गए इतनी आपको मेहनत लगी, पर जैसे कि मैं खुद एक मुस्लिम हूँ, आप भी मुस्लिम हो, तो मुस्लिम समाज में देखा जाता है कि लड़कियों को तो ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता। हालांकि आजकल के भी जो नई जनरेशन है मुसलमानों की, वो अब बच्चों को पढ़ाना चालू कर दिया है, क्योंकि वो जमाने के साथ उनके में भी परिवर्तन आ गए। लेकिन आपके घर के का माहौल कैसा था? क्या आपके यहाँ भी पढ़ाने के लिए आसानी से मान गए थे या काफी उठापटक करना पड़ा? काफी उठापटक करना पड़ा सर। ये था कि मैं जब ग्रेजुएट हुई उसके बाद, ये जो आपने कहा ना कि मुस्लिम मुस्लिम कम्युनिटी में ज्यादा जल्दी पढ़ाने को नहीं देखते हैं, मेरे साथ भी ये कंडीशन आई थी। आफ्टर ग्रेजुएशन मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करने दिया गया था, सिर्फ ये बोलकर कि अगर ये लड़की है अगर इसको ज्यादा पढ़ाओगे तो फिर लड़का नहीं मिलेगा शादी के लिए। तो ये बात तो हकीकत ऐसा भी है ना। हकीकत ये है कि जो जी लड़के होते हैं वो घूमने फिरने और क्या कहते हैं, डायरेक्ट काम करने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं अपनी मुस्लिम कम्युनिटी में। वो जी सर। स्टडी पे उतना ध्यान नहीं देते, बहुत कम ध्यान देते हैं। जैसे कि हमारे घर का माहौल जो है बहुत एजुकेटेड है, तो हमारे बड़े भाई सरकारी अधिकारी बने, बहन डॉक्टर बन गई और मैं बाई चांस जर्नलिस्ट बन गया। तो ऐसा हर जगह रहता नहीं। तो लड़कियों इसलिए बोलते हैं कि लड़का तुमको ज्यादा पढ़ लोगे तो मिलेगा नहीं, तो ये एक टाइप से सही के बोलते हैं उन लोग। लेकिन मेरे साथ सब उल्टा हुआ है सर। अच्छा। एक्चुअली क्या है, फिर मेरी पढ़ाई रोक दी गई थी। मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया था, मैं टीचिंग जॉब करती थी। फिर हुआ ये कि एक दिन एक फॉर्म आया फिल करने का जिसमें लिखा था पोस्ट अपनी जो आपकी आपने जितना क्वालिफिकेशन लिया है वो आपको फिलअप करना था। तो मैंने जब ग्रेजुएशन तक का फिल किया, पोस्ट ग्रेजुएशन के कॉलम को मैंने क्रॉस किया, फिर मेरे को दिमाग में आया कि मैं तो ये कर सकती हूँ, तो मैं ये क्यों क्रॉस कर रही हूँ। फिर मैंने आके अब्बा जी से बात की, फिर उनको जैसे तैसे मनाया, फिर मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई स्टार्ट हुई। तो इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे मेरे साथ ये था, जैसे कहा गया था कि लड़की ज्यादा पढ़ लेगी तो रिश्ता नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे साथ स्टोरी अलग है सर। मेरी पढ़ाई की वजह से ही मुझे ऐसा रिश्ता मिला कि मेरे साथ ये कंडीशन थी कि मेरी शादी उसी इंसान से होनी थी जो मेरे साथ साथ मेरे पेरेंट्स को भी संभाल पाए, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स के लिए लास्ट ऑप्शन थी और मैं उन्हें छोड़ नहीं सकती थी। और मैं चाहती थी कि मैं शादी के बाद भी उन्हें संभालूं, तो मैं अपने समाज की एक ऐसी लड़की बन पाई कि मैंने शादी के बाद अपने पेरेंट्स को भी संभाला, अपनी फैमिली की जवाबदारी भी उठाई, साथ साथ मैंने अपना एजुकेशन कंटिन्यू रखा और अपने करियर पे भी फोकस किया सर।
शाहीन मैडम, जैसे कि आप बता रहे हो कि आपने किस तरह से अपने घर वालों को तैयार किया है एजुकेशन को लेके, कि कैसे आपकी शादी हुई। लेकिन मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि यहीं नहीं रुकी, ये बिल्कुल भी नहीं रुकी। ये एक जन शताब्दी एक्सप्रेस की तरह बस दौड़ती जा रही है। और कई विधवा औरत, कई सिंगल मदर्स, कई औरतों की मदद करती हैं जॉब देके। मैं सही कह रहा हूँ? यस सर। क्या आप कैसे जॉब देते हैं उनको? सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है। एक्चुअली सर, ये जो है महिलाओं को सक्षम बनाना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये मैंने जाना पीएचडी के दौरान भी, और इससे पहले भी काफी कुछ मैंने देखा है, बहुत करीब से लोगों को समझा है। तो मुझे इतना तो समझ आया कि महिलाओं को अगर हम आर्थिक रूप से सक्षम बनाते हैं तो उनमें एक आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता भी आएगी, और वो अपने परिवार को जब सपोर्ट कर पाएंगी तो उनका परिवार और बहुत अच्छे से आगे बढ़ पाएगा सर। और वो हमारी समाज और हमारे देश के लिए भी काफी हेल्पफुल रहेगा। मैं महिलाओं को स्किल डेवलप करने में उनकी हेल्प करती हूँ, और तो उन्हें शाहीन मैम, किस टाइप की स्किल डेवलप करवाते हैं आप? कोई सर कुटीर उद्योग सिखाते हैं या क्या रहता है, या कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से आपका टाई अप है, कैसा क्या है ये? एक्चुअली सर, मैं जब पीएचडी कर रही थी तो मेरा टॉपिक ही था वुमेन एम्पावरमेंट। तो ओके। वुमेन एम्पावरमेंट को, यस सर, मैंने काफी लास्ट 5 ईयर से मैं काफी डीपली इस पे गई, तो मुझे एक ही चीज समझ में आई यहाँ पे कि इकोनॉमिकली कंडीशन अगर स्ट्रांग करते हैं हम, तो इसमें काफी सपोर्ट मिलता है सभी के घर वालों को। चाहे वो महिला अगर विडो है तब तो बेस्ट है, और नहीं है तो भी वो महिला जो है अगर अपनी कमाई से अपने परिवार का को हेल्प करती है आगे बढ़ाने में, उसको अपने लिविंग स्टैंडर्ड को सुधारने में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं रोजगार प्रोवाइड करती हूँ ऑनलाइन बिजनेस देकर। मैम, जैसे कि आप बता गए आपने इतनी सारी विडो की मदद की, तो मैं ये भी जानना चाहूंगा कोई ऐसी स्टोरी जिसको सुन के हमारी जो महिला हैं, जो महिलाएं अभी देख रही हैं, वो मोटिवेट हो सके। सर, इसमें दो स्टोरी है, मैं दोनों ही बताना चाहूंगी। एक्चुअली सबसे जो पहले तो भी मैं ये स्टोरी बताना बताएंगे चाहूंगी। आप शॉर्ट में बताइएगा, क्योंकि अपने पास टाइम की अभी थोड़ी कमी हो गई है। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं दूसरी वाली बताती हूँ, छोटी वाली। सर, कोरोना काल जब आया था तो कोरोना के समय बहुत सारी मेरे ऐसे पहचान के लोग थे, आसपास के लोग थे, जिन्होंने अपने हस्बैंड को खोया था सर। और ओके। जब कोई कमाने वाला घर से चला जाता है तो वो अधूरे तो हो जाते हैं, लेकिन अगर इकोनॉमिकली अगर उन्हें कोई सपोर्ट छोड़ के नहीं गए हैं तब वो पूरी तरीके से बिखर जाते हैं सर। कुछ लोग जो है सिंगल मदर बनकर रह गए, और उनको उनको उनकी स्ट्रगल को मैंने काफी करीब से देखा और जाना और समझा, तो मुझे वो चीज काफी दर्दनाक लगा, और मैं ये समझ पाई कि महिलाएं जो है ना, किसी भी हाल में उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम रहना बहुत ज्यादा जरूरी है सर। तो जब तक वो खुद कुछ नहीं करेंगी या उन्हें करवाया नहीं जाएगा तब तक कुछ सही नहीं हो पाएगा। तो बस यही मेरे लिए था कि ये जो परिस्थिति मैंने देखा था तो बस सोच के रखा था कि बस इनके लिए कुछ करना है। तो ऐसी कोई महिला जिससे आप जुड़ने के बाद उसकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस आया हो? बिल्कुल सर। मेरी मेरी टीम में ही है एक महिला, उनके 2 बच्चे हैं, और उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी कोरोना के टाइम में। वो पढ़ी लिखी भी नहीं थी, तो हमने उन्हें उनकी पढ़ाई का भी हमने बंद वो किया। अभी वो 10th पास आउट हुई है, जब रिजल्ट आया सबसे पहले उन्होंने मुझे ही कॉल किया था कि मैं पास हो गई भाभी, बताने के लिए। और आगे भी उनकी पढ़ाई हम करवा रहे हैं, वो लाइन अप अपन करवाते हैं। और बाकी वर्क कर रहे हैं सर, और उनको जो भी है इनकम इतना हो जाता है कि उनका परिवार चल जा रहा है। जैसे कि आप बता रहे हैं आप पीएचडी किए हैं, एडवोकेट भी है, लेक्चरर भी है। आप तीनों चीज एक साथ कैसे करते हैं, वकालत भी और लेक्चरशिप भी?
एक्चुअली सर मैंने ये कर लिया है, लेकिन ये सारी चीजें मैं अभी एक साथ बैलेंस नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैंने जब स्टार्टअप किया था उसके बाद मेरा बेटा 1 साल का था तब, और मुझे पता चला मेरे बेटे की स्पीच डिले हो गई है। स्पीच डिले होने की वजह से डॉक्टर ने मुझे एक ही सजेस्ट किया कि या तो आप मतलब करियर पे स्पीच डिले फोकस हो कर। गई है का क्या मतलब है? क्योंकि हमारे जो दर्शक स्पीच है वो शायद नहीं समझ पाएंगे, कि मैं तो समझ जाऊंगा क्योंकि आप पहले मेरे को और विदाउट कैमरा बता चुके हैं ये बात। तो पर ये दर्शक नहीं समझ पाएंगे, इसको थोड़ा विस्तार से समझाइए। सर मेरा बेटा जो है ना, वो अपनी एज के अकॉर्डिंग बोल नहीं पा रहा था। ओके। और वो, हाँ, उसका बोलना जो है, वो बोल नहीं पा रहा था। जैसे बच्चे ग्रोथ करते हैं ना, जिस हिसाब से ईयर वाइज, वैसे वो कर नहीं पा रहा था, और उसको डॉक्टर ने कहा था उसकी स्पीच डिले हो गई है, यानी वो अभी बोल नहीं पाएगा, लेकिन ये जल्दी बोल लेगा अगर आप इसे अपना पूरा 100% अपना टाइम देती हैं तो। अगर आप जॉब की तरफ या करियर की तरफ फोकस करेंगे तो आप बच्चे को ध्यान नहीं दे पाएंगे, और केयर टेकर से आपका बेटा जल्दी कवर नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से मुझे पूरा फोकस अपने बेटे की तरफ करना पड़ा, और जब वो 5 साल का हुआ सर, अभी लास्ट ईयर की बात है, तब उसने बोलना स्टार्ट किया। तो इस दौरान मैंने अपनी पीएचडी कंप्लीट की, क्योंकि मुझे घर में ही उसे देखना था और घर से बाहर वाला वर्क मैं नहीं कर सकती थी, और मैंने रिसर्च वर्क किया। साथ ही साथ मैंने ऑनलाइन बिजनेस करके अब बैलेंस बनाया सर। तो ये जो आपके बच्चे के बारे में बता रही हो, ऐसी कंडीशन क्यों आई कि वो पैदाइश से ऐसी प्रॉब्लम थी? नहीं सर, ऐसी कंडीशन कोरोना के समय से आई। एक्चुअली कोरोना के समय मेरे फादर की भी डेथ हो गई, और ओ। वो उनसे बहुत ज्यादा अटैच था। और जब उनकी डेथ हुई तो 3 महीने तक वो कुछ हूँ हाँ भी नहीं किया था, ऐसी उसकी कंडीशन थी। और हम तीनों भी कोरोना पॉजिटिव थे। मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा और मैं, मेरे हस्बैंड हॉस्पिटलाइज्ड भी थे, और वो उनकी भी सेकंड लाइफ हुई, वरना उनकी भी कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी। तो वो जो दौर था ना सर, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं उसको एक सदमा जैसा लगा, मुझे ऐसा फील होता है, क्योंकि एक घर भरा पूरा घर बच्चा देखे और फिर पूरा खाली देखे तो कुछ तो असर पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है वो कोरोना के दौर की वजह से उसके साथ ऐसा हुआ सर। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसकी ग्रोथ में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम थी, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कोरोना की वजह से वो फिर थोड़ा स्टॉप हो गया था। साहिल मैम, जैसे कि आपको पता है, साहिल मैम, मैं ये भी जानना चाहूंगा, जैसे कि आपने इतना सब किया, तो कभी बीच में लाइफ में ऐसा लगा कि यार अब बस हो गया, अब मैं नहीं करना? सर एक्चुअली थोड़ा सा मेरा माइंडसेट ऐसा है कि मैं जो काम करने भिड़ गई ना तो मैं करूंगी, चाहे जो भी हो जैसा भी हो। क्योंकि दो लाइनें हो है जो कभी मैंने कविता के रूप में अपने स्कूल में बोला था, तब तो मुझे उसकी मीनिंग पता नहीं थी, लेकिन मेरे अब्बा जी ने मुझे उस लाइन का मतलब समझाया था तब, जब मैं क्लास 5th में थी। और बस वो दो लाइन ही मुझे मोटिवेट हमेशा करती है। और मैं वो बताना चाहूंगी, जयशंकर प्रसाद जी की लिखी हुई है कि वो पथ क्या, पथिक की कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल ना हो, और वो नाव क्या, नाविक की चतुरता क्या, जहाँ धारा प्रतिकूल ना हो। तो सर लाइफ ऐसे ही है, अप डाउन चलते रहता है, और अगर हम उससे थक कर या हताश खा जाए तो फिर ये तो नहीं हो, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। और कुछ करना है तो बहुत कुछ त्यागना भी पड़ेगा, समर्पण भी करना पड़ेगा, और बहुत कुछ बर्दाश्त भी करना पड़ेगा सर। ऐसे में आपके ओजी कैसा आपका साथ देते हैं, यानी आपके हस्बैंड आपका कैसा साथ देते हैं? 100% साथ देते हैं सर, और उन्होंने मेरे और मेरे पेरेंट्स के सपनों को पूरा करने में मेरा पूरा सहयोग दिए है। आज मैं आपके सामने हूँ तो उनकी वजह से हूँ, क्योंकि उनका सपोर्ट अगर नहीं होता तो शायद मैं आज यहाँ तक नहीं होती सर। उन महिलाओं को जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगी जो इस वक्त आपका ये इंटरव्यू देख रही हैं? मैं उन लोगों को यही कहना चाहूंगी कि अपने आप पे भरोसा रखें, आत्मविश्वास बनाए रखें, स्वतंत्रता और समानता के लिए बिल्कुल प्रयासरत रहें। खुद को प्रूफ करने का अगर कोई मौका मिलता है तो बिल्कुल उसमें आगे आए, अपने स्किल्स को पहचानें और अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग काम करें। और खास तौर पे मैं कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों को एक ऐसा संस्कार दें
कि उन्हें मोरल वैल्यू समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है सर। और खास करके लड़कों को महिलाओं की इज्जत करना जरूर सिखाए, ताकि आने वाला समय जो है वो अपराधों की कमी करे। तो दोस्तों, ये थी हमारे साथ डॉक्टर शाहीन बेगम भिलाई से, जिन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई। साथ में किस तरह से मुस्लिम कम्युनिटी में रहने के बावजूद वो इतनी हाई एजुकेटेड महिला के तौर पे आज लोगों को रिप्रेजेंट कर गई है। इस्लाम में कभी भी एजुकेशन की मनाही नहीं है, फिर भी पता नहीं कई लोग लड़कियों को क्यों पढ़ने से रोकते हैं, जो कि सरासर गलत है। मैं उन सभी लोगों को साहिना साहिना मैडम की एग्जांपल देना चाहूंगा कि किस तरह से वो आगे बढ़ी हैं। और उन लोगों को भी एग्जाम्पल के तौर पे मैडम को दिखाना चाहूंगा, जो ये सोचती हैं कि माँ बाप के जाने के बाद कोई सहारा नहीं रहता, जबकि इनके सबसे बड़े सहारा, सबसे बड़े बैकबोन और सबसे बड़े कर्ता धर्ता इनके हस्बैंड है। सही कह रहा हूँ या गलत? यस सर। तो इसीलिए साहिना मैडम को हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तौर पे सेलेक्ट किया और आज उनका इंटरव्यू दिखा गए हैं। उम्मीद करते हैं आज का ये इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि मैम का इंटरव्यू आपको कैसा लगा। तो फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाजत। धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर। वैसे मैं दो लाइन आपके लिए भी कहना चाह रही थी, अगर जी, इजाजत दे तो। बिल्कुल। सर, दो लाइन आपके लिए स्पेशली, क्योंकि मैं आपसे भी काफी इंस्पायर हुई जब मैंने आपसे फर्स्ट टाइम बात किया था, और आपने जब अपना डिटेल मुझे शेयर किया था कि अच्छा। देखो उसके सामने तो सारा आसमां पड़ा है, देखो उसके सामने तो सारा आसमां पड़ा है, मगर परिंदे की जिद है बिन पंखों के उड़ा है। ये मेरी तुम्हारी हार जीत का मसला नहीं है, कामयाब वही है जो बिन पैरों के खड़ा है। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छी पहल है आपकी, और काफी सराहनीय है। और मैं आपके इस सराहनीय प्रयास को काफी सैल्यूट करती हूँ। धन्यवाद। मुझे आज आपने स्टूडियो में आपने मुझे इनवाइट किया और मेरी प्लेटफॉर्म बातों को प्रोवाइड रखा किए हैं। जनता के सामने। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेलकम। सो मच। धन्यवाद।